नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवनाथ नदी के बारे में। छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में हमने देखा था। इसके पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की थी और उसमें से एक सहायक नदी थी शिवनाथ नदी। ठीक है, तो शिवनाथ नदी एक बड़ा टॉपिक है और शिवनाथ नदी के ही अंतर्गत बहुत सारी सहायक नदी भी आती है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। इस कारण महानदी की जो सहायक नदी है इसको अलग से कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिवनाथ नदी के बारे में। ठीक है, चलिए देखिएगा। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई मैंने बताई थी आपको 290 किलोमीटर और इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में हमको ध्यान में रखना है शिवनाथ नदी। ठीक है, हालांकि छत्तीसगढ़ से उद्गम होने वाली या छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कहा जाए तो महानदी ही आंसर होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली अगर बोला जाए तो उसमें आंसर आपका शिवनाथ नदी होगा, क्योंकि हमने देखा था महानदी की लंबाई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 286 किलोमीटर थी, जबकि शिवनाथ नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 290 किलोमीटर है। ठीक है, और देखिए एक तरीके से ये महानदी हमने कल देखा था और यहीं पर आते हुए शिवनाथ नदी मिल रही थी शिवरी नारायण के समीप। ठीक है, अब ये शिवनाथ नदी है, इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही है वो मैंने बनाया है। तो देखिएगा, अरपा नदी है, मनियारी नदी है, हाफ नदी है, नीचे से आ रही है खारून नदी जाके मिल रही है, तांदुला नदी मिल रही है। ऐसी बहुत सारी नदियाँ हम देखेंगे जो शिवनाथ की सहायक नदियाँ होने वाली है। ठीक है, तो कुछ नदियों को शो करने के लिए यहाँ पर मैंने मैप में बना दिया है। ठीक है, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए। ये जो नदी दिखाई दे रही है महानदी है, ये जो दिखाई दे रही है वो शिवनाथ नदी है और बीच में ये जो क्षेत्र है ये दोआब क्षेत्र है। ठीक है, अब दोआब क्षेत्र क्या होता है मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। ठीक, क्लियर है। अब प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए, कौन कौन से जिलों से होकर जाती है शिवनाथ नदी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम हमने देखा था महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। ठीक है, अब वो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में एंटर करते हुए सबसे पहले पहुंचती है कहाँ पर, राजनांदगांव में। उसके बाद राजनांदगांव से दुर्ग में प्रवेश करेगी, फिर बेमेतरा, उसके बाद मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। कुल 7 जिलों से होकर शिवनाथ नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, राजनांदगांव, फिर दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली से साइड में लगा हुआ बिलासपुर से थोड़ा नीचे आएंगे बलौदाबाजार, साइड में है जांजगीर चांपा। ठीक है, और जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण के निकट ये महानदी में जाके मिल जाती है जो यहाँ पर है। ठीक है, ये हम कल देख चुके थे जो संगम था। क्लियर है। अब एक और बात इसके बारे में हमको ध्यान में रखना है कि जो शिवनाथ नदी है वो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ों को 18 गढ़ों में विभाजित करती थी। ये हमने इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, कुल महानदी के उत्तर में, माफ़ कीजिए, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ हुआ करते थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ हुआ करते थे और इस प्रकार कुल मिलाकर 36 गढ़ हुआ करते थे। ये हमने इतिहास में देखा था। तो क्या लिखा है, यह नदी छत्तीसगढ़ों को, प्राचीन काल की छत्तीसगढ़ों को 18 गढ़ों में विभाजित करता है। क्लियर है। तो जो 18 गढ़ का जो रेफरेंस था क्या था, शिवनाथ नदी था। क्लियर है इतनी बातें। आगे देखिए तटीय स्थल कौन कौन से हैं। तो तटीय स्थल के तौर पे आपको ध्यान में रखना है दुर्ग मुख्य रूप से, नांदघाट, ठीक है, महत्वपूर्ण है, बेमेतरा में है, मदकू द्वीप, ठीक है, ईसाइयों का तीर्थ स्थल कह सकते हैं मदकू द्वीप को, जो मुंगेली में स्थित है, और सोमनाथ बलौदाबाजार में। यह सोमनाथ वह जगह है जहाँ पर खारून नदी शिवनाथ नदी में आकर मिलती है। ठीक है, सोमनाथ बलौदाबाजार में है। तो ये मुख्य रूप से तटीय स्थल के तौर पे आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन नाम देख लीजिए शिवनाथ नदी की, प्राचीन नाम है शूनी नदी। क्या, शूनी नदी। मत्स्य पुराण और वामन पुराण में यह हमको ज्ञात होता है कि शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम शूनी नदी था। साथ ही साथ शिवा नदी भी कहा जाता था। क्लियर है। चलिए एक और ध्यान में रखेंगे, कल हमने कुल 3 संगम देखे थे महानदी के अंतर्गत। ठीक है, 3 संगम हमने देखे थे। एक हमने राजिम में देखा था, एक हमने शिवरी नारायण में देखा था और एक हमने चंद्रपुर में देखा था महानदी में। ठीक, अब ये मैंने एक और संगम लिख दिया है जो खैरागढ़ में है। हालांकि शिवनाथ नदी से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, शिवनाथ की जो सहायक नदी है आमनेर, शिवनाथ की जो एक सहायक नदी आएगी आमनेर, वो 2 अन्य नदियों के साथ मिलकर खैरागढ़ का संगम बनाती है। ठीक है, तो खैरागढ़ संगम, खैरागढ़ में स्थित है ये संगम, जिसमें शिवनाथ की एक सहायक नदी आमनेर एवं 2 अन्य नदियां मुस्का और पिपरिया आके मिलती है। तो इस प्रकार एक संगम आपको यह भी ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ से बह रही है महानदी और यहाँ से बह रही है शिवनाथ नदी, और बीच में जो ये वाला क्षेत्र है पूरा,
इसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। दो मतलब दो, ठीक है, सिंपल, जो टू होता है वो दो है। आब मतलब पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, इसे दोआब कहते हैं। मतलब दो वाटर बॉडी के थ्रू घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा, बीच वाला क्षेत्र होगा, उसे दोआब कहेंगे। तो यहाँ से महानदी, यहाँ से आपका शिवनाथ, बीच में जो स्थल है उसे दोआब कहते हैं, ठीक है, आपने पहले भी सुना होगा नाम। तो अब देखिए, ये महानदी है, ये शिवनाथ नदी है, इधर रायपुर पड़ता है, इधर दुर्ग पड़ता है, ठीक है। तो महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र के बीच में आपका पड़ेगा रायपुर और दुर्ग जिला, रायपुर और दुर्ग जिला, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर इतनी बातें? चलिए अब शिवनाथ की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे हम। शिवनाथ की सहायक नदी को याद करने के लिए फिर से मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उस कोड के माध्यम से आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखिएगा, कोड आपको ध्यान में रखना है, खत खास, एक खत है वो खास है, ऐसा कर लें। आम जो है वो आहा है, मतलब कोई टेस्ट में अच्छा होता है, क्या कहते हैं? आहा, ठीक है, वैसा याद कर लीजिए। तो आम जो है वो आहा है, ठीक, और एक अलग से शब्द ध्यान रखिएगा, जली, ठीक। तो खत खास, आम, आहा, जली, ये आपका कोड होने वाला है। अब इस कोड से कौन से अक्षर से कौन सी नदी, सहायक नदी निकलेगी जो शिवनाथ की होने वाली है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, खत के ख से आपका आएगा खरखरा नदी, ठीक, त से आएगा तांदुला नदी, हो गया खत का पूरा। खत खास, अब खास से देखेंगे कौन कौन सी नदी आएगी। खा से आपका खारून नदी, स से आपका सकरी नदी, ठीक है, हो गया खास पूरा। तो खत हो गया, खास हो गया, इससे हमने सहायक नदी देख ली शिवनाथ की। कुल 4 नदी हमारी निकल के आ गई यहाँ पर। आम से देखिए, अब आम के आ से आएगा आमनेर नदी, ठीक, यही हमने देखा था संगम में, खैरागढ़ में आमनेर नदी वही है, ठीक है ना। म से आएगा आपका मनियारी नदी, म से आएगा आपका क्या? मनियारी नदी। तो ये हो गया आम से आने वाली शिवनाथ की सहायक नदी। आहा, आहा से देखिए, आहा के अ से आएगा अरपा नदी, ठीक, हा से आएगा हाफ नदी, साइड में मैंने लिख दिया है, देखिएगा, ये मैंने साइड में लिख दिया है। जो आहा का अ है उससे अरपा नदी आएगी और हा से हाफ नदी आने वाला है, ठीक है, शिवनाथ की सहायक नदी के तौर पे। जली से देखिए, जली से देखिए, जली के ज से आएगा जमुनिया नदी। प्रश्न आ चुका है कि जमुनिया किस नदी की सहायक नदी है, तो शिवनाथ नदी आंसर था, ठीक। जली से आपका ज से आएगा जमुनिया और ली से आएगा लीलागर, लीलागर नदी। और लीलागर नदी का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो इतिहास में भी हम कर चुके हैं, ठीक है, निडिला नदी के रूप में, जब हम चरापुरी वंश पढ़ रहे थे। क्लियर है ना? तो इतनी बातें क्लियर है। तो इस कोड से आप शिवनाथ नदी की आने वाली समस्त सहायक नदियों को याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। ध्यान रखिएगा, बस कोड ध्यान में रखिएगा। मैंने एक चीज़ आपको केयरफुल रहने के लिए कहा है, और वो ये है कि कौन से नदी की सहायक नदी का कोड किसका है, ये आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। किसी एक नदी की सहायक नदी का कोड दूसरी नदी में नहीं लगा देना है, इसके लिए केयरफुल रहिएगा आप, ठीक है। जैसे दक्षिण से परी सूखा जोग लाती है, ये किसका था, ठीक है। खत खास है, आम, आहा है, जली, ये किसका था, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बस इतनी बातें ध्यान में रख लेंगे तो आपको फुल फॉर्म अपने आप याद आता जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, सभी नदियाँ जो मुख्य मुख्य है उनका उद्गम देखेंगे हम, और उनके संबंध में विशेष बातें देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले खरखरा नदी थी, ठीक, तो खरखरा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। खरखरा नदी का उद्गम डोंडी लोहारा से होगा, जो बालोद में है, ठीक है। डोंडी लोहारा कहाँ पर? बालोद से उद्गम, ध्यान रखिएगा, खरखरा नदी का उद्गम डोंडी लोहारा। क्लियर? अब ये खरखरा नदी पर मिट्टी निर्मित बांध है, यह प्रश्न पूछा गया था पीएससी में कि किस नदी पे मिट्टी निर्मित या मानव निर्मित बांध है, यह बनाया गया था। तो आंसर आ जाता है खरखरा नदी, ठीक है। तो मिट्टी निर्मित बांध या मानव निर्मित बांध, मानव निर्मित मिट्टी बांध ऐसा कर लीजिए, क्योंकि सारे बांध मानव निर्मित ही होते हैं, ठीक है, लेकिन मानव निर्मित का आशय यहाँ पर मिट्टी निर्मित बांध से है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो मिट्टी निर्मित बांध आपका खरखरा नदी पे है, ठीक है। चलिए अगली नदी के बारे में बात करते हैं, तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रतापपुर कांकेर से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन में हम देख रहे हैं उद्गम स्थल। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी नदी का जो उद्गम है वो आप जिला अगर ध्यान रखें और कहाँ पर जाके विसर्जित हो रही है वो अगर ध्यान रखें तो उसका प्रवाह क्षेत्र पता चल जाएगा,
है कि नहीं। जैसे अगर खरखरा की नदी की बात करें तो बालोद से निकल रही है, बालोद में ही जाते हुए वो जाके मिल जाती है शिवनाथ नदी में, ठीक है। तांदुला नदी की बात करेंगे, भानु प्रतापपुर कांकेर से इसका उद्गम हो रहा है, तो कांकेर से होते हुए बालोद प्रवेश करेगा तांदुला नदी और फिर दुर्ग जाएगा और दुर्ग में जाके मिल जाएगा किससे, शिवनाथ नदी से। तो आपको ये जो प्रवाह क्षेत्र है एक काफ़ी अच्छे गैसिंग से आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जिलों से प्रवाहित हो रही है। उसके लिए आपको उद्गम ध्यान में रखना पड़ेगा और विसर्जन ध्यान में रखना पड़ेगा नदी का, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है ये तांदुला नदी में निर्मित तांदुला जलाशय जो कह सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है 1912 या 1913, ठीक है। कहीं पर 1912 देखने को मिलता है, कहीं पर 1913, तो ध्यान रख लीजिए दोनों 1912-13 छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना के तौर पे आपको तांदुला जलाशय या तांदुला परियोजना ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कांकेर से उद्गम हो रहा है, तो कांकेर तो होगा ही प्रवाह क्षेत्र के रूप में, बालोद होगा कांकेर के बाद और फिर दुर्ग। कुल 64 किलोमीटर की लंबाई है। सभी नदियों की लंबाई आपको याद नहीं करनी क्योंकि दिया भी नहीं है, पता भी नहीं है। जितनी नदियों की लंबाई आपको पता है, ज्ञात है, उसको कम से कम आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो 64 किलोमीटर तांदुला नदी की लंबाई है कुल, ठीक है। आगे देखें खारून नदी। चलिए, खारून नदी का उद्गम पेटे चुआ पहाड़ी, और ये पेटे चुआ पहाड़ी कहाँ पर है, बालोद में, ठीक है। पेटे चुआ पहाड़ी नाम ही यूनिक है अपने आप में, तो याद आ जाएगा पेटे चुआ का उद्गम, मतलब माफ कीजिए खारून का उद्गम पेटे चुआ पहाड़ी से होगा। क्लियर। अब देखिए खारून नदी का विसर्जन, अब मैं इस नदी का विसर्जन इसलिए बता रहा हूँ, मैं सारे नदी का विसर्जन नहीं बताया हूँ, कुछ नदी का विसर्जन आपको ध्यान में रखना है जो खास होने वाला है या जो तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल के रूप में होने वाला है, ठीक है। तो एक पर्यटन स्थल के रूप में आपको ध्यान में रखना है सोमनाथ, ठीक है, जो धरसीवा के निकट में, यहीं पर खारून नदी का विसर्जन हो जाता है शिवनाथ नदी में। क्लियर। सोमनाथ जो धरसीवा में है, इसी के निकट आपके खारून नदी का शिवनाथ नदी में विसर्जन हो जाता है। क्लियर। तटीय स्थल के तौर पे आपको ध्यान में रखना है रायपुर, रायपुर इसके तट पे बसा है। महादेव घाट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तीर्थ स्थल के तौर पे। और तरी घाट, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तरी घाट, तरी घाट जो है, जो दुर्ग में स्थित है, वो किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखेंगे खारून नदी के तट पर है। क्लियर है इतनी बात। तो खारून नदी के संबंध में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ रायपुर और दुर्ग जिले की सीमा भी बनाती है, इस तरीके से भी आपको ध्यान में रख लेना है खारून नदी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मनियारी नदी की बात करते हैं। मनियारी नदी का उद्गम जो है पेंड्रा लोरमी के पठार से हुआ है, पेंड्रा लोरमी के पठार से हुआ है, ठीक है। और बेसिकली और स्पेसिफाई करें तो सिहावल नामक स्थान के मुंगेली से, ठीक है, सिहावल नामक स्थान से जो मुंगेली में है, मुंगेली जिले में है। तो इस तरीके से मनियारी नदी का उद्गम आपको ध्यान में रखना है, पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी या मुंगेली या सिहावल, ठीक। प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखिएगा मुंगेली और बिलासपुर, बिलासपुर में जाकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 134 किलोमीटर होगी, महत्वपूर्ण है, ठीक। क्योंकि आगे जाके एक और नदी मिलेगी जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, तो मिक्स मत करिएगा। 134 लंबाई है मनियारी की, ठीक है। आगे देखें, विसर्जन आपका कहाँ पर होगा, मदकू द्वीप के निकट, मदकू द्वीप के निकट इसका विसर्जन शिवनाथ नदी में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सहायक नदी आगर महत्वपूर्ण है, देखिएगा मनियारी की सहायक पढ़ रहे हैं। अभी तक जितनी भी शिवनाथ की सहायक नदी पढ़ी थी, किसी का हमने सहायक नदी नहीं पढ़ा था, ठीक है। जो शिवनाथ की सहायक नदी हमने अभी तक पढ़ी थी, उसकी सहायक नदी के बारे में नहीं पढ़ा था। तो शिवनाथ की एक सहायक नदी जो मनियारी है, उसकी सहायक नदी के बारे में आप बात करेंगे। तो मनियारी की सहायक नदी के तौर पर आपको ध्यान में रखना है आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंगा, ठीक है। क्लियर है। कोड के तौर पे भी याद रख सकते हैं, आगर मतलब ए कर लीजिए, छोटी से सी कर लीजिए, ठीक है, छोटी नर्मदा, ठीक है, सी से याद कर लीजिए छोटी नर्मदा, टेसुआ टी और घोंगा जी, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंगा। क्लियर। आगे बढ़े। अब इसमें परियोजना का नाम ध्यान रखिएगा। मनियारी नदी में परियोजना है राजीव गांधी परियोजना, जिसे खुड़िया परियोजना या खुड़िया जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर। राजीव गांधी परियोजना या राजीव गांधी जलाशय या खुड़िया जलाशय 1930 में मनियारी नदी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। आगे तट पर स्थित कुछ क्षेत्र के नाम देख लेते हैं। मैं केवल उसी क्षेत्र का नाम बता रहा हूँ जो तट पर स्थित है, जो फेमस है पर्यटन स्थल के तौर पे। क्लियर है। तो देखिएगा तट पर अमेरिकापा ताला गांव स्थित है, और ताला गांव किस लिए फेमस है, मामा भाचा मंदिर, ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर, ये आपको ध्यान में रखना। सॉरी, मामा भाचा नहीं, देवरानी जेठानी मंदिर। क्लियर है। ताला गांव का रुद्र शिव प्रतिमा,
क्लियर। गुप्तकालीन स्थल है ये, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। अमेरिका पाताला गांव को, मनियारी नदी के तट पर, महत्वपूर्ण। आगे बढ़े, हाफ नदी को देखिएगा। अगली नदी हाफ नदी शिवनाथ की सहायक, उद्गम है कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा से। कांदावनी की पहाड़ी कहाँ पर, एक और ज्ञान मिल रहा है आपको कि कांदावनी की पहाड़ी पूछ लिया जाए कभी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कवर्धा। ऐसा नहीं कि अगर हाफ नदी की उद्गम सिर्फ कांदावनी देख ली तो यहीं पर याद आना चाहिए, ऐसा नहीं है। कांदावनी आपने पढ़ लिया कवर्धा में है, तो एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कांदावनी की पहाड़ी कहाँ पर होगी, कौन से जिले में होगी, तो कवर्धा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ उद्गम किसका है, हाफ नदी का। ठीक है, साथ ही साथ कुछ नालों के नाम याद रखने कवर्धा के अंतर्गत, तो सुतिया पाट नाला और तर्रा नाला ये भी कवर्धा के अंतर्गत आने वाले नाले हैं, तो इस कारण मैंने इसको यहाँ पर साथ में लिख दिया है। सुतिया पाट नाला और तर्रा नाला कवर्धा के अंतर्गत ही है ये नाला। ठीक है, नालों से, बैराज से, एनिकेट से, किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सुतिया पाट नाला, तर्रा नाला कवर्धा के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, क्योंकि कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा मतलब हाफ नदी का उद्गम हम देख रहे थे कवर्धा, इस कारण मैंने बता दिया आपको। आगे देखें, अगली नदी के बारे में बात कर लेते हैं, अरपा नदी। अरपा नदी, अरपा नदी का उद्गम खोड़री खोंगसरा पहाड़ी पेंड्रा जिला से, नया जिला बन चुका है। ठीक है, नया जिला बन चुका है, तो खोड़री खोंगसरा पहाड़ी पेंड्रा से उद्गम होता है किसका, अरपा नदी का। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही नया जिला के रूप में, तो जिला क्या लेंगे, गौरेला पेंड्रा मरवाही। पहले बिलासपुर के अंतर्गत आता था ये, तो अब बिलासपुर जिला नहीं आएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला आएगा जब खोड़री खोंगसरा की बात करेंगे, मतलब अरपा नदी के उद्गम की बात करेंगे। क्लियर है। विसर्जन देखिए, मानिक चौरा के निकट, मानिक चौरा के निकट अरपा नदी का विसर्जन होगा, तकरीबन 100 किलोमीटर की कुल लंबाई इसके है। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, सहायक नदी देखिए, अब मनियारी नदी की हमने 4 सहायक नदी देखी थी, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंगा। अब ये दूसरी सहायक नदी आ रही है शिवनाथ की, जिसकी सहायक नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अरपा नदी की सहायक नदी आपको ध्यान में रखनी खारंग नदी, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें एक परियोजना है संजय गांधी परियोजना, जिसे खुटा घाट परियोजना भी कहा जाता है। 1920 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। क्लियर, तो देखिएगा, संजय गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी परियोजना जिससे खुटा घाट कहा जा रहा है वो खारंग नदी पे है जो अरपा की सहायक है। और राजीव गांधी परियोजना हमने किस में देखा था, राजीव गांधी परियोजना हमने किस में देखा था, मनियारी नदी के अंतर्गत। ठीक है ना, राजीव गांधी परियोजना हमने देखा था मनियारी नदी के अंतर्गत, जिसे खुड़िया परियोजना, खुड़िया जलाशय भी कहा जा रहा था। संजय गांधी परियोजना की शुरुआत 1920 में, राजीव गांधी परियोजना की शुरुआत 1930 में। ठीक है, 10 साल बाद राजीव गांधी परियोजना की शुरुआत। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। भैंसा झार परियोजना अरपा नदी के अंतर्गत आएगा, कहां पर, बिलासपुर के कोटा के निकट। ठीक है, तो देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, संजय गांधी परियोजना अरपा नदी पे नहीं है, अरपा नदी की सहायक नदी खारंग नदी पे है, जबकि भैंसा झार परियोजना जो है वो आपका अरपा नदी पर ही है, कोटा के पास, बिलासपुर। ठीक है, चलिए अगली नदी की बात करते हैं जो है लीलागर नदी। लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडेला नदी था, शरभपुरी वंश से संबंधित है। ठीक है, प्रसन्न मात्र जो था, उन्होंने जो एक शासक थे शरभपुरी वंश के, उन्होंने यह नदी के तट पर मल्हार शहर बसाया था। ठीक है, ये हमने इतिहास में पढ़ रखा है। तो देखिए उद्गम कहाँ से हो रहा है, कोरबा से उद्गम हो रहा है निडेला नदी या लीलागर नदी का, और पहाड़ी के तौर पे आपको स्पेसिफाई करना है नाम, तो याद रखिए रिपका पहाड़ी, रिपका पहाड़ी कोरबा से। ठीक है, कुल 135 किलोमीटर की लंबाई होने वाली है, और इसके तट पर जैसे कि मैंने कहा मल्हार है। ठीक है, जो जिसे किसने बसाया था, प्रसन्न मात्र ने, शरभपुरी वंश के शासक। ठीक, तो इतनी बातें ध्यान में रखना। अब जैसे कि मैंने कहा था लीलागर नदी की लंबाई 135 किलोमीटर दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक नदी जो हमने देखी थी मनियारी नदी, उसकी लंबाई 134 किलोमीटर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लीलागर की लंबाई 135, मनियारी की लंबाई 134। ठीक है, तो हो गई इतनी बातें। ये हो गया पूरा शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में संपूर्ण चर्चा। ठीक, अब महानदी जब मैंने कल पढ़ाया था तो उसमें मैंने महानदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये मैंने आपको नहीं बताया था। महानदी की सहायक नदी की कौन कौन सी परियोजनाएं वो मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा, अभी हम देखने वाले हैं महानदी में स्पेसिफाई, महानदी में ही कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उसकी बात करेंगे। तो महानदी में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना रुद्री बैराज परियोजना।
जिसकी शुरुआत 1915 में हुई थी, रुद्री बैराज परियोजना, ठीक है, रुद्री गांव में स्थित, ठीक। दूसरी परियोजना के तौर पे महानदी के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है गंगरेल बांध, सभी जानते होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गोवा कहा जाता है गंगरेल को, क्योंकि उस तरीके से विकसित किया गया है गंगरेल को वर्तमान में, है कि नहीं। तो गंगरेल का एक और नाम रविशंकर, माफ कीजिए, मतलब गंगरेल बांध है और जो जलाशय है वहां पर उसका नाम है रविशंकर जलाशय। गंगरेल बांध है और उस जगह पे जो जलाशय है उसका नाम है रविशंकर जलाशय, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में, 1979 में। और तीसरी परियोजना के तौर पे महानदी के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना दुधवा जलाशय परियोजना, जिसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। और तीनों की तीनों परियोजनाएं आपकी धमतरी में ही स्थित है, धमतरी जिले में ही स्थित है। तो ये महानदी के अंतर्गत परियोजना आपको नोट कर लेना है, कल मैंने नहीं बताया था आपको, ठीक है। अब कुछ नदियों के विसर्जन, जो महानदी की सहायक नदी था उसका आपको ध्यान में रखना है, कल मैंने आपको नहीं बताया था तो उसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कुछ मुख्य नदी जिसका विसर्जन आपको ध्यान में रखना है जो महानदी की है, तो देखिए अरपा नदी, ठीक। अच्छा, अरपा नदी का विसर्जन, ये कुछ और नदी है जो मैंने यहाँ पर अरपा लिख दिया है, एक्चुअली ये अरपा नहीं है, हसदेव नदी होगी, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये अरपा नदी नहीं, हसदेव नदी होगी, ठीक है, बाय मिस्टेक वो लिखा गया है हसदेव नदी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि महानदी की सहायक नदी की विसर्जन स्थल के बारे में बात करेंगे, तो महानदी की सहायक नदी के तौर पे हसदेव नदी हमने कल देखा था। और हसदेव नदी का जो विसर्जन स्थल है वो है केरा सिलादेही के निकट, केरा सिलादेही के निकट, जांजगीर चांपा, ठीक है। केरा सिलादेही ध्यान रखेंगे, हसदेव नदी आएगा। केलो नदी का विसर्जन स्थल ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने बताया था केलो नदी और ईब नदी ऐसी नदी है जो उड़ीसा में जाकर विसर्जित होती है, ठीक है। तो केलो नदी का विसर्जन उड़ीसा में महादेवपाली के निकट, महादेवपाली नामक स्थान के निकट में होगा उड़ीसा के अंदर। ईब नदी का विसर्जन भी उड़ीसा में होगा, कहाँ पर, संबलपुर में, महानदी में, ठीक है। ये सभी के सभी नदी जो बता रहा हूँ महानदी की सहायक नदी, मतलब ये महानदी में जाके मिलेगी, क्लियर। कहाँ पर महानदी में जाके मिलेगी ये मैं बता रहा हूँ अभी आपको। साथ ही साथ सोंढू नदी भी हमने देखा था, सोंढू नदी जाके पहले पैरी नदी में मिलती है, संगम दिखा था हमने। तो सोंढू नदी पहले जाके पैरी में मिलती है और फिर वो जाके महानदी में मिल जाती है राजिम में, क्लियर। तो पैरी नदी में पहले जाके मिलेगी, तो इस तरीके से सोंढू नदी जो है पैरी नदी की सहायक नदी के तौर पे भी हम देख सकते हैं, मालगांव राजिम के निकट, ठीक। तो ये सभी नदी जो मैंने अतिरिक्त बताया ये सभी महानदी की सहायक नदी है और उसके विसर्जन स्थल के बारे में मैंने आपको बताया, जिसको आपको नोट कर लेना है कल के लेक्चर के बाद, मतलब आगे से, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट आपका महानदी अपवाह तंत्र। और महानदी को एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, और या फिर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। वैसे तो प्रश्न पूछा जाए तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है वो महानदी के तौर पे याद आएगा, तो किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो इस प्रकार के प्रश्न एक हेल्दी गैसिंग से बनाए जा सकते हैं। इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया महानदी अपवाह तंत्र। अब हम अगले क्लास से इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं सोन नदी या गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।